ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा है? वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, इम्यूनिटी के बारे में यहाँ तक पहुँच गए। ओह बस, शांत रहो, सुनो। ठीक है, इम्यूनिटी खत्म कर लिया। कल हमने एलर्जी पढ़ा, ठीक है। एलर्जी क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, जब हम कई नई लोकेशंस पे जाते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में हमारे शरीर में क्या होता है? इरिटेशंस होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर उसके अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, वाटरी आई हो सकता है, ठीक है, गले में खराश हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। वो एलर्जी का पार्ट था। आज हम लोग नया जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। क्या है? ऑटो ऑटो इम्यूनिटी। बस, हो गया ना? बंद कर दो फिर, थोड़ा सा। गार्डवेल सर बोल रहे हैं कि बायोलॉजी, हमारे बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आवाज गेट बंद रखा करो, हमारे बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैंने बोला तो भेज दो। उधर ही बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे क्लास में बैठ के पढ़े। ठीक है। हाँ, ये झूठ बोलना चाहिए क्या? नहीं आता? कैसे बच्चे हो मतलब? हम बोलते हैं इतना तेज, वो नहीं समझ में आता है तुमको? उधर का भी सुनने में लगे रहते हो क्या? आज हम नहीं आता है उनको। हम्म, चलो, इसमें है ऑटो इम्यूनिटी में क्या पढ़ेंगे? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवाल्व इन हायर वर्टिब्रेट। ओ टाइम से आओ, टाइम से। ठीक है, टाइम से ना आए तो क्या करें? टाइम से ना आए उसको मारे। अरे बस करो, टाइम से आओ, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। 10 मिनट पहले आओ। बवाल चालू है बाहर। आंधी आ रही है। अरे आ रही है आंधी, आंधी भी आ रही है, पानी भी आ रहा है। मौज करेंगे, चलो ठीक हो। अरे बस करो, इधर देखो। ऑटो इम्यूनिटी, हम एक चीज बस सिंपल सिंपल सा बात समझेंगे। होता क्या है ऑटो इम्यूनिटी? ठीक है, क्या होता है हमारे शरीर में? हम जब हमारा जन्म होता है उससे लेकर हम लाइफ में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हम सीखते रहते हैं। ठीक है, तो पैथोजेंस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, इसका मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे शरीर में होते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता रहता है। समझ में आया? एंटीबॉडी बनता रहता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? बूस्ट होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, लेकिन इम्यूनिटी घटती भी है। लेकिन हमारे पास मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी तो होती है ना। अरे जितने भी वैक्सीन होते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे टेटनस के हो, चाहे पोलियो के हो, डिप्थेरिया के हो, जितने भी वैक्सीन लगते हैं, वो सारे वैक्सीन किस पे होते हैं? बेस, मेमोरी बेस पे। हमने क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी बताया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पे है? मेमोरी बेस पे। तो उसी तरीके से मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी क्या है? अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, क्या होता है मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी? ठीक है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolved in higher vertebrates,
इवाल्व इन हायर वर्टिब्रेट, मतलब मेमोरी पे बेस्ड वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इवाल्व होती है। इवाल्व होने का मतलब है जो उसके अंदर आती रहती है, जैसे जैसे लाइफ बढ़ता है वैसे वैसे आती रहती है। इवाल्व करती है किसमें? हायर वर्टिब्रेट्स में। ऐसा नहीं अर्थवर्म में बनना, हायर वर्टिब्रेट्स। अच्छा, वर्टिब्रेट्स में हमने क्या क्या पढ़ते हैं? टेट्रापोडा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में हमने क्या एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स पढ़ते हैं। इसका मतलब उसमें भी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स कैसे हैं? लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में फिशेज वगैरह भी आते हैं, जैसे साइक्लोस्टोम्स पढ़ा तुमने, ऑस्टिस्टीज और कॉन्डिस्टीज पढ़ा, ये भी तो वर्टिब्रेटा के लोअर वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। हायर वर्टिब्रेटा कौन आएंगे? एवीज हो गया, जिसमें होम्योथर्मस होता है, ठीक है, जैसे बर्ड हो गए, जैसे कि हम लोग एनिमल्स आ जाते हैं, तो ये सारे यानी मैमल्स आ जाते हैं। तो मैमल्स क्या हो जाते हैं? हायर वर्टिब्रेट्स। तो हायर वर्टिब्रेट्स में बातचीत नहीं करना है। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसमें इवाल्व होगा? इवाल्व क्या है? इवाल्व होगा कहाँ पे? इन हायर वर्टिब्रेट्स। समझ में आए? इसमें इवाल्व हुआ जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं? इवाल्व, ठीक है, टू डिफरेंशिएट, क्या करते हैं? टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, किसमें? डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, किसके लिए? फॉरेन, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? पैथोजेन, ठीक है, पैथोजेन, फॉरेन पार्टिकल, जैसे बाहर के पैथोजेंस, जैसे एंटीजन। जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी कोई एंटीजन आता है, एंटीजन का मतलब है जो भी कोई केमिकल आता है जो हमारे शरीर में रिएक्शंस करके हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीजन्स बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, मलेरिया, मलेरिया से प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया। तो इन सब पैथोजेंस की वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। तो वही क्या हो गया? फॉरेन ऑर्गेनिज्म। किस क्या बोलते हैं इसको? पैथोजेंस। तो डिफरेंशिएट करती है पैथोजन से, कहां से? फ्रॉम, ठीक है, कहां से? फ्रॉम सेल्फ सेल, सेल्फ सेल, ठीक है, देखो, सेल्फ सेल। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म में और सेल्फ सेल में डिफरेंशिएशन करने की जो एबिलिटी है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। अब इसको सिंपल तरीके से और समझेंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि मान लो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो, ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी में एक होता है क्या? इसको हम लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, और इधर क्या लिखेंगे हम? सेल्फ सेल, सेल्फ सेल, ठीक है। अब क्या होता है? ये कोई फॉरेन, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैथोजन, जो भी कोई भी पैथोजन हो, ठीक है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, और ये सेल्फ सेल है। तो हमारे शरीर में अगर हम बात करें कि ये किसी का ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इसके शरीर में कोई सेल्स होगी, तो इसके शरीर की जो सेल्स है और बाहर से आने वाली कोई बैक्टीरिया की सेल्स है, जब भी बैक्टीरिया की सेल्स आएगी तो जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी इसके शरीर में प्रेजेंट है, इस बाहर से आने वाली सेल्स और जो खुद की सेल्स है, इस सेल को पहचानने में जो हेल्प करेगी, उसी को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। समझ में आया क्या? अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आता है तो ऑटो इम्यूनिटी समझ में आ जाएगा। मतलब हमारे सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन बाहर से कुछ भी बैक्टीरिया, पैथोजन, प्रोटोजोन, जो भी बाहर से जो भी सेल हमारे शरीर के अंदर एंट्री करती है, तो हमारे सेल को पहचानना आना चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम को पहचानना आना चाहिए कि हमारी सेल है कि बाहर की सेल है। अरे मारने का काम करना है ना, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो हम उसको मारते हैं, हमारी इम्यूनिटी होती है उसको मारती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहचानना आना चाहिए। मान लो तुम गन लेके बैठे हो, तुमको बताया गया है कि तुमको मारना है, ठीक है, तो पता चले कि तुम्हारे ही टीम मेंबर को तुमने मार दिया, ऐसा होता है कि नहीं? समझ में आए? अरे नुकसान पहुंचाना है तुमको, लेकिन तुम्हें पहचानना आना चाहिए ना कि कौन है कौन नहीं है। अब तुम नहीं पहचान पाए तो अपने साथी को, वही है कि हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं
हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या हमारी सेल्फ की सेल है, अगर इसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी एक होता है दूसरे को मारना और अपनी सेल को प्रोटेक्ट करना, एक तो इम्यूनिटी हो गया। अगर इसी केस में कभी कभी ये होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने की वजह से, कभी कभी जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कोडिंग बदल जाने की वजह से, ठीक है, और सारे रीजंस हो सकते हैं। और जब एज बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी ये जो ऑटो इम्यूनिटी है, जो ऑटो इम्यूनिटी है हमारे सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना क्या होता है, बंद कर देता है। समझ में नहीं आता है कौन अपनी सेल है कौन दूसरी सेल है। अब हमने ऑलरेडी इम्यूनिटी क्रिएट कर रखी है, अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में ऐसा लिखें, सिंपल लैंग्वेज यूज करें कि डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, ठीक है, ड्यू टू सम ड्यू ड्यू टू सम ड्यू टू सम जेनेटिक, ठीक है, ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस की वजह से, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स डू नॉट, ठीक है, इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम डू नॉट डिफरेंशिएट सेल्फ सेल सेल्फ सेल एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म। क्या होगा अगर ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन बिगड़ता है इम्यून सिस्टम से डू नॉट डिफरेंशिएट सेल्फ सेल्स एंड फॉरेन ऑर्गेनिज्म, अगर दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, उस रीजन्स में क्या होगा, उस रीजन्स यानी उस डिसऑर्डर्स को, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलेंगे, वो डिजीज कौन सी होगी, ठीक है, कौन सी डिजीज होगी, वो डिजीज कौन सी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, कौन सी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। कौन सी डिजीज होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। कब, जब हम क्या करते हैं, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो सेल है, ठीक है, सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ यानी बाहर के जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया जो भी हैं, उनको हम पहचान के उनको मारते हैं। ये चीजें डिफरेंशिएट करने को आती हैं तो क्या बोलते हैं हम, ऑटो इम्यूनिटी है। लेकिन उस ऑटो इम्यूनिटी में जब हम खुद की सेल को या बाहर के किसी पैथोजेंस के सेल को अगर पहचान नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, हम डिस्ट्रॉय करने लगते हैं किसको, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो अगर क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से इम्यून सिस्टम डू नॉट डिफरेंशिएट सेल्फ सेल एंड फॉरेन फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, हम अपने खुद के सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी हमारा इम्यून सिस्टम खुद वाले सेल को मारने लगेगा। जैसे हमारे इम्यून सिस्टम को क्या था कि बैक्टीरिया, जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है उसको मारना है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सोचो अगर किडनी के अंदर तुम्हारे इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे कोई बैक्टीरिया आया है, लेकिन तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मारने के बजाय क्या कर रहा है, तुम्हारे ही बैक्टीरिया को मारने के बजाय तुम्हारे ही किडनी के सेल को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। कौन, तुम्हारा ही खुद का सेल। एक तरीके से ऐसा समझो कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तुम क्या कर रहे हो, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम वहां पे एसिड डाल रहे हो, एसिड, बैक्टीरिया भी मर रहा है, लेकिन साथ साथ में तुम्हारी स्किन भी जल के खत्म हो रही है। क्या, इसका मतलब तुम खुद का भी नुकसान कर रहे हो। समझ में आए? इसका मतलब तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कौन बैक्टीरिया की सेल है कौन अपनी सेल है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, दोनों सेल को मार रहे हो। अरे समझ में आया क्या, तुम खुद का नुकसान खुद ही से पहुंचा रहे हो। अरे खुद का नुकसान खुद से ही पहुंचा रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, जब क्या होता है, जब ऑटो इम्यून डिजीज यानी ऑटो इम्यून डिजीज जब होती है,
जब ये बीमारी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने ही सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है क्या, रिमेटॉइड। ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कौन सा डिजीज है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एनसीईआरटी में दिया है, तुमसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स टिक करो। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन, वहां पे टिक लगाओ, वहां पे सर्किल बनाओ कि तुम्हें याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कैसा डिसऑर्डर्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो क्या होता है, खुद की सेल्स, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब दिक्कत होगा तो खुद की सेल क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे। एक डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस, याद आया क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस, नहीं याद है, किसी को याद है माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी याद है क्या किसी को, टेटनस याद है क्या किसी को, आर्थराइटिस याद है, वहां पे माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं लिखा था क्या, याद आया क्या, जहां टिटनेस पढ़े थे, जहां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़े थे, वहीं पे सबसे पहला हेडिंग क्या था, डिजीज में। जब स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ाया था तो सबसे पहली बीमारी का क्या, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स में सबसे पहला लाइन क्या लिखा था, माइस्थीनिया ग्रेविस। और उसके लाइन में तुमने क्या ऑटो इम्यून नहीं पढ़ा था क्या, अरे पढ़ा था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्केलेटन सिस्टम का जो डिजीज एंड डिसऑर्डर्स था 11 क्लास में, वहां पे हमने बताया था क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, टिटनस होता है। ठीक है, तो वहां पे माइस्थीनिया ग्रेविस, कौन सी डिजीज, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक डिजीज है हाशीमोटो थायरॉयडिटिस। ठीक है, एक डिजीज है हाशीमोटो, ये दो डिजीज वहां पे नोट कर लेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जहां लिखा हुआ वहां पे दो डिजीज और ऐड कर लेंगे। एक क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस जहां लिखा हुआ है वहां पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लिख के उन्होंने छोड़ दिया था। इसका मतलब तुम यहाँ पढ़ते हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, और दोनों एग्जांपल अगर आए जाए ए और बी और सी वाले में बोध कर देगा, तो तुम्हें यहाँ का याद रहेगा, ये वाला नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, कहोगे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो दोनों याद रखना है। एक डिजीज होता है हाशीमोटो, ठीक है, थायरॉयडिटिस, हाशीमोटो थायरॉयडिटिस, एनसीईआरटी में नोट कर लेंगे। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तुम्हारे नोट्स में दिया है क्या ये, नोट्स में नहीं दिया है, नोट्स में एक ही केवल दिया होगा। ठीक है, एडिसन्स डिजीज भी एनसीईआरटी में है, एडिसन्स डिजीज भी एनसीईआरटी में है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। नोट्स है क्या इसका, खत्म होगी, नहीं नहीं, नहीं, चलो, चलो, समझ में आए, यानी ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स दोनों चीजें समझ में आए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, समझ में। अगर पूछे तुमसे क्वेश्चन पूछे, अ, रविराज, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, अगर तुमको बताना हो तो कैसे बताओगे ऑटो इम्यूनिटी क्या है।
हाँ, सेल्फ सेल, और हमारा इम्यून सिस्टम जो डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये हमारी सेल खुद की सेल है या बाहर से कोई बैक्टीरियल सेल्स हमारे शरीर के अंदर आई है, अगर डिफरेंशिएट करके और पहचान के उसको मारता है, इसका मतलब वो क्या है, ऑटो इम्यूनिटी है। लेकिन जब ये डिफरेंशिएशन ना कर पाए, जब ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारी सेल है या बाहर से कोई सेल आई है, अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो बीमारी होती है। वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बीमारी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज में तीन हमने डिजीज यहाँ पे लिखी है, एक है रेमिटाइड आर्थराइटिस, एक है माइस्थीनिया ग्रेविस, और एक क्या है, हाशीमोटो, ठीक है, थायराइडाइटिस। ठीक है, हाशीमोटो थायराइडाइटिस, ये तीन डिजीज है। एक डिजीज होता है ग्रेव्स डिजीज, और एक होता है एडिसन डिजीज। वो भी कैसा है, ग्रेव्स डिजीज, और कौन सा, एडिसन डिजीज, वो भी कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। लेकिन तुम तीन याद रखना, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि ये एनसीईआरटी में दिया है एक जगह पे और ये दिया है, तो ये दोनों में से पूछा जा सकता है। बाकी इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन आपके सीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है, तो चलेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। जो नेक्स्ट है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है, उसकी बात किया गया है। स्टार्टिंग में इम्यून सिस्टम कैसे बनेगा, कैसे बनता है। अभी तक तुमने देखा कि लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर पैथोजेंस जाते हैं तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वही चीजें इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में एक एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ा हुआ है, उसमें आपको मिलेगा कि इम्यून सिस्टम को, यानी इम्यून सिस्टम किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या चीजें बनाती हैं उसमें। तो आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा कौन सा, लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन सा, लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, टिश्यू, सेल्स। ठीक है, जैसे इम्यून सिस्टम, अगर सेल की बात करें तो डब्ल्यू सेल, डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो सेल होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, जैसे कि मोनोसाइट्स हो गया, जैसे कि फैगोसाइट, मैक्रोफेज सेल टिश्यू के अंदर। ठीक है, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो इस टिश्यू में यहाँ पे कौन सी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। ठीक है, कौन सी सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। सेल की बात करते हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी सेल्स हो जाती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सब सारे चीजें क्या हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कराते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इनमें कैसे लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, टिश्यू और सेल्स, ये सारी चीजें। ठीक है, कैसे हम इसको देखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है सॉल्युबल, सॉल्युबल कैसा, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। तो जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि कौन सा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का। तो ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, और ये एंटीबॉडी कौन सी सेल्स बनाती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला, बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। ये कब बनेगा, जब कोई पैथोजेंस हमारे शरीर पे आएंगे, ठीक है, और हमारे अंदर इन्फेक्शन करेंगे, तब ये एंटीबॉडी बनते हैं। तो इम्यून सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम बनाने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन टू टाइप के होंगे। ठीक है, कैसे, दीज आर टू टाइप्स। एक कौन सा, प्राइमरी, और एक कौन सा, सेकेंडरी। प्राइमरी
बात नहीं करना है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, देखो लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे शरीर में टू टाइप्स के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और एक को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हमें ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं कौन से, बोन मैरो, बोन बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एक ग्लैंड का नाम हमने बताया था, कौन सा, थाइमस ग्लैंड। तो दो ऐसे हैं, याद रखना है, दो ऐसे हैं जो क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम क्या है, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो बड़ी बड़ी हमारे शरीर के अंदर बोन्स नहीं है, मोटी मोटी, ठीक है, उनके बीच में हम लोग क्या खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं ना, मटन, तो जो मोटी हड्डियां होती है ना, उसके अंदर पकाने के बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके ठोक ठोक के निकालते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे तुमने देखा होगा मूवी वगैरह में, ऐसे करके ठोक के निकालते हैं। तो जो उसके अंदर ग्रेवी वाला पार्ट निकालते हो तुम, जो पकने के बाद में जो उसको निकाल के खाते हो, वो क्या है, बोन मैरो है, ठीक है। वो क्या है, टीसू है, बोन मैरो है। उसी बोन मैरो के अंदर ये जो लिम्फॉइड लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कौन से, बोन मैरो और थाइमस। इसी के अंदर, बोन मैरो के अंदर सारे प्रकार के सेल्स बनते हैं। बोन मैरो के अंदर सब प्रकार के, यानी इस बोन मैरो के अंदर जितनी भी टाइप के सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स बनते हैं। अच्छा, तुमने सुना है कभी कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कभी सुना है, क्यों करते हैं? अच्छा, किनको करते हैं, कैंसर पेशेंट को। अच्छा, कैंसर के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो अगर नई ब्लड सेल्स बनेंगी नहीं, तो ये बताओ, हमने बताया कि 120 दिन लाइफ टाइम होता है आरबीसी का, और एक वीक होता है डब्ल्यूबीसी के सेल्स का। तो अगर अगर ऐसे एक वीक के आसपास में, 8-10 दिन के आसपास में प्लाज्मा का लाइफ टाइम होता है, प्लेटलेट्स का। इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ टाइम बहुत कम है, एक एक वीक के अंदर खत्म हो जाते हैं, समझ में है। तो अगर एक एक वीक के अंदर खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब है लगातार कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो के अंदर, मान लो बोन मैरो हमने यहाँ पे ऐसे बनाया कि ये क्या है, बोन है, ठीक है, ये बोन है। इस बोन मैरो के, इस बोन के अंदर, अंदर वाले पार्ट में जो मटेरियल है, इसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। इसी मटेरियल को क्या बोलेंगे, बोन मैरो बोलेंगे। इसके अंदर जो है वो बोन मैरो है। इस बोन मैरो के अंदर कैपेसिटी होती है ऑल ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की, कैपेसिटी टू फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटी कैपेसिटी टू फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, ठीक है, सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यानी लिम्फोसाइट सेल्स, एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा कि जो बोन मैरो है, उसके अंदर कैपेसिटी है फॉर्मेशन करने की सारे के सारे ब्लड सेल्स की, इंक्लूडिंग बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, समझ में आए। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में देख लेंगे। अगर इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं और डब्ल्यूबीसी की ना बात करें, या डब्ल्यूबीसी नहीं जानते हो, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट ब्लड, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या खाफ सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके दो पार्ट होते हैं, हमने एक एग्जांपल्स बताया था कैसे, नेफ, ठीक है, NEB और जी, नेफ जी करके याद रखेंगे, और MLA, ठीक है, ऐसे करके दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जी से क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स, और ए का मतलब होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है।
ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, समझ में? तो दो टाइप के होते हैं, इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद में ई का मतलब है ईओ, ईओ, ठीक है, इयोसिनोफिल्स। उसके बाद में बेसोफिल्स, बी से क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स। एम से क्या होगा, मोनोसाइट, और एल से क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी टू टाइप के होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, और एक को क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स, और एक को बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, तो इधर देखो, इधर देखो, होता क्या है, डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं और मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये दोनों तो डायरेक्टली इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स के लिए क्या, एलर्जी के लिए पढ़ा था। ठीक है, बेसोफिल्स इनका अमाउंट बहुत कम होता है, 1%, और सबसे कम किसका, हमने याद कराया था इसका, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। नो लॉन्गर मतलब ये 60 से 70% पाए जाते हैं, और मंकी ईट्स बनाना यानी बेसोफिल्स 0.1% यानी सबसे कम प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, आप कभी अगर सीबीसी कराने जाओगे टोटल ब्लड काउंट, तो उसमें कभी कभी जीरो लिखा मिलता है हमको, बेसोफिल्स जीरो लिखा रहता है, तो परेशान मत होना कि बेसोफिल्स हमारे अंदर है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, वो क्या करते हैं, आपका थोड़ा सा ब्लड उन्होंने निकाला है, और उस ब्लड से उनका एक मापक होता है, जैसे कि कोई क्यूब में लेते हैं, मिलीमीटर, एमएम क्यूब करके, तो उतने उतने वॉल्यूम में ही उतना ब्लड देखते हैं, और उसमें किसका कितना काउंट है उसी हिसाब से देखते हैं। हो सकता है आपके शरीर में उस जगह पे जहां से ब्लड लिया है, हो सकता है बेसोफिल्स ना पाए जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बेसोफिल्स नहीं तो आपके शरीर में बेसोफिल्स होगा नहीं। और नंबर बहुत कम होता है, 0.1% है, तो इसका मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स किसमें आएंगे, ग्रेनुलोस, ए ग्रेनुलोसाइट्स में, और बी और टी टाइप के होते हैं, मतलब इसका 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 सारे का, और ऊपर से आरबीसी का भी, इसका, आरबीसी का, इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे होगा, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, यानी आल आल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का होगा बोन मैरो के अंदर। समझ में आया क्या, ब्लड सेल्स बोन मैरो बनाती है। ठीक है, लगातार। ठीक है, अब अगर किसी इंसान में क्या होता है, ल्यूकीमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, उस सिचुएशंस में क्या होगा कि अगर सेल्स नहीं बन रही हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी का बोन मैरो निकालते हैं, और उसके बोन मैरो में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसी का नहीं, ज्यादातर अगर हम फॉरेन पार्टिकल लेके जा रहे हैं किसी के भी शरीर में, ठीक है, तो हम किसी का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में हम किसी का खोजते हैं, किसी का कहने का मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया और निकाल लिया। ठीक है, रास्ते में कुत्ता जा रहा, पकड़ो इसको, ये भी मैमल से, और इसके पास भी मतलब सिमिलरिटी है हमसे, मिलता जुलता, इसी का बोन मैरो निकाल दो, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं। ह्यूमन का ही रहेगा, लेकिन बिना चेक किए, बिना ब्लड ग्रुप मैच कराए, यानी सारी चीजें बिना चेक किए थोड़े ना बोन मैरो देंगे। कभी कभी होता नहीं कि हम अपने, अगर रिलेटिव्स का हमारे, या हमारे किसी घर में अगर किसी का किडनी मिलता है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है तो हम बाहर से भी किडनी लगवाते हैं। ठीक है, हम किसी किडनी डोनर से, या किसी इंस्टेंटली, कभी ऐसा होता है सिचुएशन ऐसी आती है, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई है, उस सिचुएशन में भी होता है। अभी हमारे यहाँ कल कल एक्सीडेंट हुआ, तो 4 लोग जा रहे थे, स्विफ्ट डिजायर थी, स्विफ्ट गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने बहुत तेजी से क्या किया, डिवाइडर पे से चढ़ा दिया। पहले डिवाइडर में गाड़ी जैसे चढ़ी, और हवा में तैरने लगी। ठीक है, हवा में तैरने लगी तो जाके रोड के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ से टकराई, बीच में गाड़ी टकराई, गाड़ी एक आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, बीच में से पिचक गया। एक आदमी, उसमें 4 लोग बैठे थे, एक आदमी केवल बचा है, बाकी 3 ऑन द स्पॉट डेथ हो गया उनका। और वो बचा कैसे,
वो ड्राइवर था, तो जब डिवाइडर से टकराया तो ज्यादा फोर्स लगा तो उसका गेट क्या हुआ, खुल गया। और गेट खुलने की वजह से वो ड्राइवर अपने आप क्या हुआ, बाहर की तरफ निकल गया। तो बाहर की तरफ निकलने की वजह से बच गया। उनके पास करोड़ों रुपया था, मतलब हमारे गांव के बगल के हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से दुबई जाके कमा रहे थे, वहां पे भी घर लिया हुआ है, बहुत पैसा है, स्कूल वगैरह बनवाया था, खत्म ऑन द स्पॉट। अभी कल की बात है, कल एक्सीडेंट हुआ दिन, उसमें दो लोगों को दुबई जाना था, दो लोग छोड़ने जा रहे, समझ में। तो इसका मतलब अगर उनके उनके घर में, मान लो कि उनके घर में उनके पिताजी का या किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डैमेज हुआ, तो हो सकता है अगर उस सिचुएशंस में किडनी डैमेज नहीं हुई है, ठीक है, बची है बढ़िया से, क्योंकि छोटा सा बीन शेप्ड होता है, 170 ग्राम की किडनी है छोटी सी, तो उस केस में क्या होता है, अगर किडनी डैमेज नहीं हुआ है तो इंस्टेंटली क्या हो, ट्रांसप्लांट करके लगाया जा सकता है, वो फंक्शन करेगी। समझ में आए। तो ऐसे सिचुएशंस में घर का अगर मिल जाता है या घर के कोई डोनर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा ना। फ्रीजर में रख दें और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो लगा लें, ठीक है। फ्रीजर में रखने के लिए किसी भी सेल्स को ये बताओ, किसी भी सेल्स को एनर्जी चाहिए क्या। यहाँ से हमने बताया कि कई बार तुमको बताया कि अगर ब्लड का अगर सप्लाई तुम रोक दोगे, थोड़ी देर बाद में तुम्हारा ये हाथ पैरालाइज हो जाता है, इसमें काम नहीं कर पाते हो। क्या रीजन है, इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो तुम्हारी जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, अरे तुम्हारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। उसी को तो क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो तुम क्या मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करवा पाओगे, क्या तुम्हारा नर्व कंडक्शन होगा, क्योंकि नर्व कॉन्ट्रेक्शन में और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में क्या जरूरी है, एटीपी। क्या जरूरी है, एटीपी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हुआ, क्यों, ऑक्सीजन तुमने ब्लॉक कर दिया है। ये बताओ, कोई टिश्यू अगर हम बाहर निकाल के रखते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए तभी तो लाइव होगा। हमने बताया लिविंग थिंग्स अगर है तो इसका मतलब उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बताया, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो किसी किडनी को या किसी हर्ट को तुम निकाल के अगर कहीं रखते हो, इसका मतलब उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म चले। अगर तुम उसके ब्लड की सप्लाई तुम करते रहो, किडनी को निकाला है, एक तरफ से ब्लड भेजो और एक तरफ से तुम ब्लड को निकाल के बाहर लेके आओ, ठीक है, ऐसा करो तो ऑक्सीजन की सप्लाई करो, ग्लूकोज की सप्लाई करो, उसको सरवाइव करेगा। समझ में। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीजें, अभी कुछ चीजों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, आत्मा समझते हो, सब कुछ ठीक ठाक रहता है और शरीर का सारा सब हेल्दी रहता है, फिर भी हमारा शरीर काम नहीं करता है, आदमी की डेथ हो जाती है। समझ में। तो लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है, सेल तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जो नेचर नेचर से आती है और नेचर में ही रहती है, ठीक है। उस पे अभी, अच्छा ये बताओ, आज तक तुमने अभी बहुत बार सुना होगा कि, अरे जो आध्यात्म को थोड़ा बहुत जानते हो कहते हैं कि तुम अंडा बना सकते हो क्या, लिविंग बीइंग्स अंडा बना सकते हो। हम बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, हम जाइगोट बनाते हैं, लेकिन क्या स्पर्म बना सकते हैं, क्या ओवा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम बाहर लैब में बना सकते हैं क्या, हम लिविंग सेल्स लैब में बना सकते हैं क्या, लेकिन उसका कंपोजिशन बना सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, दो लाइव सेल को हमने मिला रहे हैं, दो लिविंग सेल्स को हम मिला रहे हैं, लेकिन क्या हम बना सकते हैं जो बेसिक इकाई है, क्या उसको बना सकते हैं क्या, हम गैमीट बना सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब है कि हम उस केमिकल्स को तो बना सकते हैं जो लिविंग मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन क्या लाइव सेल को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर हम लाइव सेल को नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि उसको लिविंग बनाने के लिए हम उसको तैयार कर ले जाएं, चाहे वो अमीबा ही क्यों ना हो। अमीबा के अंदर जितना भी मटेरियल है तुम उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दो, तुम उसका न्यूक्लियस बना दो, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डाल दो, लेकिन कहो चल अमीबा चल, तो चलने लगेगा क्या, नहीं ना। अरे तुम्हारे हार्ट में कोई दिक्कत हुआ या हार्ट में ब्लॉकेज हुआ, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक गई, हार्ट अटैक आया, तुम बाद में हार्ट की सर्जरी कर रहे हो या हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हो,
तुम्हारा पूरा शरीर अभी सही है तुरंत इंस्टेंटली, लेकिन आदमी जब मरता है उसको क्या रिवाइव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। वन वे है क्या? मतलब हम तभी तक उस पे काम करते हैं जब तक कोई आदमी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब कुछ चीजें होती हैं, कुछ एनर्जी होती है जिसके आने पे या निकलने पे, ठीक है, हम क्या करते हैं अलग। इसका मतलब जब जायगोट का एम्ब्रियो का फार्मेशन हो रहा हो, जब जायगोट का फार्मेशन होता है तो इसका मतलब वो सेल लिविंग रहती है। अरे तुम किसी सीड से नया प्लांट बनाते हो, इमेजिन करो तुम कोई सीड से नया प्लांट बनाते हो, वो नया प्लांट जर्मिनेट करता है। इसका मतलब जो भी तुम ग्रेन्स खा रहे हो, जो भी तुम सीड खा रहे हो, जब तक उसको पकाते नहीं हो, जब तक उसको फ्राई नहीं करते हो, तब तक वो क्या है? लिविंग है। तुम किसी चावल के दाने को तुमने लिया है और तुम खा रहे हो, इसका मतलब वो जिंदा है अभी। ऐसे सिंपल समझना है, ठीक है। तुम किसी जीवित अर्थवर्म को तुम पकड़ रहे हो और खा रहे हो चबा के, जिंदा काकरोच को तुम खा रहे हो, ठीक है। काकरोच को नहीं खाते, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, रेंगने वाले, तुम उनको उठा रहे हो खा रहे हो, वो जिंदा है। और तुम किसी सीड को खा रहे हो, दोनों चीजें इक्वल है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं एक चिकन को मार के खा रहा हूँ उसमें पाप है, ठीक है, तो तुम ग्रेन्स को खा रहे हो जिससे जर्मिनेट करके नया प्लांट बन सकता है, वो भी पाप ही है, क्योंकि उसमें भी जीवन है। समझ में आए? दोनों में जीवन है। अरे अच्छा, किसी सेल्स में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, अगर वो लिविंग नहीं होंगी, तो नया प्लांट कभी नहीं बनेगा। मैंने चना वाला बताया था, एक आदमी ने चना लगाया था, ठीक है, और वो बोला भैया कैसे लगा तुम्हारा चना, बहुत अच्छा लगा। चना समझते हो ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने बताया कि मैंने क्या किया, इसको भून के लगाया है, फ्राई किया घर पे, और रेत में बालू में क्या किया, उसको फ्राई किया हूँ और उसके बाद लगाया है। तुम डीमार्ट में जाओगे तुमको फ्राइड वाला चना मिलेगा ना, भुना हुआ, ठीक है। तो वो पहली बार खेती कर रहा था, राय लिया ऐसे आदमी से जिसने बता दिया कि भून के तुमको लगाना है। वो जाके भून दिया, भूनने के बाद में क्या वो जर्मिनेट करेगा? क्यों नहीं जर्मिनेट करा? भूनने के बाद में क्यों जर्मिनेट नहीं किया? उसको माइटोकांड्रिया, हर हर सीड के अंदर 10 से 15% वाटर होता है। कितना? 10 से 15% वाटर। और वो 10-15% वाटर क्या करता है? उसके मेटाबॉलिज्म को बना के रखता है। तो जो भी सीड होता है उसका मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहे, इसके लिए 10 से 15% वाटर होता है। तुम उसको फ्राई करते हो तो वो जो वाटर होता है ना, वो वाटर क्या होता है? वो ऑपरेट हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है। तो तुम एक सीड को क्या करते हो? तुम फ्राई कर देते हो या भून देते हो, ठीक है। पॉपकॉर्न का जो सीड है ना, अभी तुम पॉपकॉर्न नहीं बनाए, वो सीड सीड क्या है? लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है, ठीक है। लेकिन तुमने उसको क्या किया? बॉयल कर दिया, उबाल दिया, उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, ठीक है। आप कभी बॉयल किए हुए सीड को बाहर रखोगे, सुखाओगे, सड़ जाएगा, ठीक है। वो लिविंग नहीं रहेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, सूखा हुआ बस एक केवल केमिकल रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर जितने भी ग्रेन्स रखे हुए हैं और वो जर्मिनेट करके नए प्लांट बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब सारे के सारे लिविंग हैं। चाहे तुम एक राइस का या गेहूं का या मटर का कोई एक दाना खाओ और चाहे एक चिकन खाओ, दोनों कैसे हैं? बराबर है। समझ में? अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो लाइव लिविंग सारे हैं, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो बनाया गया। अरे कुछ नहीं, दोनों में जान है, ठीक है। और दोनों जब खत्म होगा, मेटाबॉलिज्म बंद होगा, तो दोनों जर्मिनेट नहीं करेंगे। वापस आएंगे, कहाँ पे थे हम? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, हमने क्या बोला कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है, इसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो और क्या? थाइमस, ठीक है। इसके अंदर, बोन मैरो के अंदर कैपेसिटी होती है फॉर्मेशन करने की, आल ब्लड सेल्स, यानी सारे के सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होता है और मैच्योरेशन होता है। मान मान लो बोन बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, लिम्फोसाइट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होके थाइमस के पास में आती है, ठीक है। और थाइमस के अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट का क्या होता है? मैच्योरेशन। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इनके अंदर प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, ये सब सारी प्रक्रिया होंगी।
प्रोलिफरेशन हमने बताया था, जब यूट्रस की लेयर बनती है क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इसका मतलब एक सेल से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर जो मैचुरेशन होता है, यानी जो बदलाव होता है, ठीक है, वो बदलाव कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर और बोन मैरो के अंदर। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, किसको, ब्लड सेल्स को, या डब्ल्यूबीसी के सेल्स को, आरबीसी के सेल्स को, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनको प्रोड्यूस करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे, मैच्योर करेंगे, और मैच्योर करने के बाद में रिलीज करते हैं, ठीक है। थाइमस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, मैच्योरेशन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। कहाँ, किसके अंदर, थाइमस के अंदर, थाइमस, ठीक है। थाइमस के अंदर किसका मैच्योरेशन होगा, लिम्फोसाइट सेल्स का। थाइमस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अगर हम थाइमस की बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे एक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। एक चिपटी सी बोन होती है जहां पे ये रिब्स आके क्या करते हैं, जुड़ते हैं, समझ में आ रहा है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे, अच्छा यहीं पे लंग्स भी आएगा क्या, ऐसे करके लंग्स भी होता है क्या, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लंग्स भी होता है, और लंग्स के पास में यहीं पे हर्ट होता है। तो हर्ट के पास में और इस ब्रेस्ट बोन के नीचे, इस लोकेशंस पे कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड है यहाँ पे। तो लोकेशंस अगर पूछा जाए कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो क्या बताएंगे, ब्रेस्ट बोन के नीचे, और लोकेटेड नियर द हर्ट, किसके, हर्ट के पास में, ठीक है। और ये क्या होती है, अगर हम थाइमस की बात करें, थाइमस की अगर हम बात करें, ठीक है, थाइमस की हम बात करते हैं तो लार्ज साइज के होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, लार्ज साइज, लार्ज साइज। लेकिन जैसे जैसे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वेरी स्मॉल साइज, समझो इसको। जब जन्म होता है तो थाइमस ग्लैंड कैसी होती है, लार्ज साइज की होगी। जब बर्थ होगा तो थाइमस ग्लैंड का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्यूबर्टी में जाएंगे तो प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हमारे अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे पहली बार सारे बच्चों में क्या हुआ, सारे लोगों में नहीं, बॉयज में दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो गया था, पिंपल्स वगैरह ज्यादा निकलने लगते हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंज आना लगता है। पहले आप लड़कियों जैसे बोलते हैं, पतली आवाज होती है, जब प्यूबर्टी आएगी तो आपका आवाज कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मोटे आवाज में बात करने लगेंगे। मतलब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि आप क्या हैं, बॉयज हैं या मेल हैं। आप किसी से हैंडशेक करेंगे तो पता चलेगा कि आदमी का हाथ है, ठीक है। हमने बताया था कि ऐसे अगर एक पेपर लो, ऐसे एक पेपर लो, और इस पेपर के पीछे से दिखाई ना दे, ऐसे मैं हाथ करूं और ऐसे किसी लड़की का हाथ हो, तो तुम बाहर से ही देख के बता सकते हो ना कि लड़की का हाथ है या मेल का है या फीमेल का है। क्यों बता सकते हो, क्योंकि हार्मोन का रिस्पॉन्स जो हमारे शरीर पे होता है उसकी वजह से चेंजेज होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं ना, 6-7 साल के, आप उनके हाथ देख के नहीं बता सकते हो लड़की का है लड़का का। होता है कि नहीं, क्यूट से हाथ होते हैं सबके, दोनों के, बोलते हैं पतली पतली आवाज में, पता ही नहीं चलता है। फोन पे कभी आप बात करके कभी नहीं डिफ्रेंशिएट करते हो कि लड़का है या लड़की, क्यों, क्योंकि हार्मोन के, कभी कभी देखने पे भी पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ सही में। अब जैसे शंभू है, शंभू, शंभू को कोई देखेगा बता पाएगा, लेकिन लड़कों जैसा अगर हेयर कट ना हो, उसका लड़कियों जैसा हो, कोई बता पाएगा क्या, नहीं बता पाएगा, ठीक है। पायल वायल पहन के घूमता रहता है इधर,
थाइमस का लोकेशन कहाँ पे होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ कैसे लार्ज साइज के और वेरी स्मॉल साइज के यानी बहुत छोटे हो जाते हैं कहाँ? प्यूबर्टी पे। इनका मैच्योरेशन, इसमें मैच्योरेशन होगा, ठीक है, किसका? लिम्फोसाइट सेल्स का। और ये मैच्योर होके कहाँ जाते हैं? अगर हम बात करें कि थाइमस के अंदर इनका मैच्योरेशन हो गया है तो मैच्योरेट होके ये जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आया क्या सारे लोगों को? नाम क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? बताओ, चलो बताओ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम बताओ। बोन मैरो एंड थाइमस। क्या 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 है प्रियंका? बोन मैरो एंड थाइमस। सोहम, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा सारे ब्लड सेल्स का, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन यहीं पे होता है और इम्यूनिटी के लिए सेल्स का मैच्योरेशन भी यहीं पे होता है। थाइमस ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स का मैच्योरेशन होता है और मैच्योरेशन होने के बाद में अब सोचो कि यहाँ पे कोई बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड के अंदर था, इसका मैच्योरेशन हुआ, मैच्योरेशन होने के बाद में ये लिम्फोसाइट्स मूव कर जाते हैं कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास में। कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल क्या क्या है? स्प्लीन, ठीक है, क्या है? स्प्लीन, समझ में? स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है? स्प्लीन कहाँ पे? एब्डोमेन रीजन में। अच्छा, आप सारे लोगों को पता है स्टमक कहाँ होता है? पैंक्रियाज कहाँ होता है? अरे स्टमक कहाँ होता है, पैंक्रियाज कहाँ होता है? पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है? महबूब बताएगा। पैंक्रियाज क्या काम करता है? पैंक्रियाज नहीं पता? अभी जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आओ पूरा क्लास करो, लेकिन रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है। 11th का क्लास, हाँ, कब स्टार्ट करेंगे? हैं, इतने दिन से प्रज्ञा सोच रहे होगी कि इतने दिन से कह रहे हैं सर स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे ना? सवाल यही है, जल्दी जल्दी फीस जमा करो ना, ठीक है, फीस जमा करोगे तो एनर्जी आएगी, ठीक है, कि अब स्टार्ट करेंगे। अभी ये फोटो कॉपी जो करवाते हैं तुम लोगों को देते हैं ना, डीपीपी वगैरह, ठीक है, इसके लिए भी तो पैसा लगता है, तो फीस ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ देंगे हम ही को देना है, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा 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 तो जमा करवा दो, ठीक है। और अभी कितना टाइम तुम लोगों का, टाइम कब खाली है, कितने बजे खाली रहते हो? नहीं, ऐसा टाइम रखो कि मैं अ, हाल कितने 11 का क्लास 11 बजे से होता है, तो 11 बजे अगर आ सकते हो, कितने लोग 11 बजे आ सकते हैं? 11 बजे, तो उसी क्लास में आओ ना 11 बजे, अलग से। उस टाइम नहीं, कौन से टाइम पे? 10:30 से? अरे मॉर्निंग में कौन कौन आ सकता है 5 बजे 6 बजे? नहीं आ सकते? शाम के टाइम नहीं रखेंगे, ठीक है। अरे तुम सिंपल रखेंगे ना, मैं क्या करूंगा, 12th का चलेगा, तुम अरे सुनो, तुम 2 बजे से आना, 2 से 3 11 पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा क्लास में, और फिर मेन क्लास चलेगा, चलेगा, आएंगे एक्स्ट्रा क्लास में सीखेंगे,
और उसके बाद में 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। अरे देखो मैं क्या करूंगा, अरे 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 हमारी बात सुनो, ए सारे लोग शांत हो जाएंगे आपस में। ए अरे चुप रहो, रुक जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम से शांत रहो, ठीक है। क्लास का टाइम हाल भी खाली होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर हाल हाल खाली नहीं रहेगा कहाँ से पढ़ाएंगे हम। शाम को शांत शांत एकदम से। शाम का भी शेड्यूल खाली है बायोलॉजी के लिए, हर जगह बायोलॉजी होती है, ठीक है। और अभी वही टाइम है, ठीक है। तो वो बच्चे नहीं आ पाएंगे जो मैथ करते हैं, उसमें आयशा है, प्रतीक्षा है, और हाँ ये लोग भी मैथ मैथ वाले हैं। तो यही प्रॉब्लम है ना कि जो मैथ करते हैं वो शाम वाले 7 बजे क्लास में नहीं आ सकते हैं। देखेंगे हम, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये लिम्फोइड ऑर्गन थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। क्या हो गया? बस? अरे नहीं, बस क्या होता है, कितना टाइम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा, रुक जाओ, ध्यान से सुनो। लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब वो है, ए शांत। लिम्फोइड ऑर्गन का बस इतना समझेंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जहां पे होता है, जो ओरिजिन होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की जहां से ओरिजिन ओरिजिन होती है, जहां से फॉर्मेशन होता है, जहां प्रोलिफरेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो चीजें होती है, थाइमस और दूसरा कौन सा है, बोन मैरो, समझ में। और इसी के अंदर प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन होगा जब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी एस सारे, जैसे आरबीसी मेच्योर हुआ तो अपना फंक्शन करने चला गया। लेकिन अगर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हुआ, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे सेल्स मेच्योर होते हैं, तो इनका काम क्या है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनाना, प्रोटेक्शन क्रिएट करना। तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, समझ में करें। तो स्प्लीन कहाँ होता है, पैंक्रियाज के जस्ट पीछे। पैंक्रियाज कहाँ होता है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे, मतलब एब्डोमिनल पार्ट में। स्टमक जो हमारा होता है ना, मान लो कि ऐसे क्या आए, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में ऐसे स्टमक, स्टमक के आने के बाद में ये डियोडेनम है। तो डियोडेनम यहाँ पे, यहीं पे कौन सी ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज। यहीं पे कौन सी ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज। मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब इसी के जस्ट पीछे एक बीन शेप स्ट्रक्चर, कैसे बीन शेप स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर, बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन ऐसे ही होता है ना, ऐसे करके इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन को हमने बताया ग्रेवयार्ड भी, आरबीसी भी है, और ये बहुत सारे सेल्स का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करेगा। रिजर्वायर है, ठीक है। तो रिजर्वायर आप इरेथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फ नोड आते हैं, कौन से, लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, और क्या होते हैं, पेयर्स, ठीक है, पैचेज। पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। एक होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सीकम। अरे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, इलियम, इस्चियम, ठीक है। डियोडेनम, इस्चियम, इलियम। तो इलियम वाला पार्ट कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट सेगमेंट में, क्या बोलते हैं उसको, सीकम। और सीकम के पास में एक क्या पढ़ाया था हमने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। अच्छा, सीकम को हमने बताया था, ये वो लोकेशन है जहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है। जो बड़े कैटल होते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है,
तो इसके सीकम वाले पार्ट में ही क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मैथनोजेनिक बैक्टीरिया है, तो वो क्या है, वो लोकेशन से हैबिटाट है। तो उसी के पास में आज हमारे यहाँ वर्मिंगहाम अपेंडिक्स क्या हो गया है, वेस्टिजियल हो गया है, जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे काम करता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह। तो क्या हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, ठीक है, पियर्स पैचेज है, अपेंडिक्स है, तो ये सारे क्या होते हैं, कौन से, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होंगे, मेच्योर टी लिम्फोसाइट, मेच्योर बी लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे सेल्स आके क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब ये शरीर, ये वहां पे होते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उनको मारा जाए। मान लो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन से अगर इन्होंने ट्रेंड करके भेजा है, इनके पास आए, इनके पास आने के बाद में इनको और थोड़ा सा और ट्रेंड करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो आर्मी, वो सेल्स और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएंगे, स्पेशल किसके लिए, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। अच्छा, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जब आएंगे तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जैसे ही पैथोजेंस के टच में आएंगे, बी लिम्फोसाइट्स यहीं पे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और वहीं पे एंटीबॉडी के लिए टी लिम्फोसाइट्स हेल्प भी करेगी। समझ में आए, समझ में आए क्या। एक चीज नीचे लिखा हुआ है, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा हमको, ठीक है, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड MALT, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या बोलते हैं, माल्ट। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, माल्ट, उसमें लैंग्वेज क्या दिया था क्वेश्चन में, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये कंसिस्ट कितने, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड, माल्ट क्या करते हैं, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट क्या बनाते हैं, माल्ट क्या है, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू के, ठीक है, कितने परसेंट, 50%, ठीक है। अच्छा, माल्ट में क्या आता है, म्यूकोसल, इसमें माल्ट किसको बोलते हैं, इसमें क्या है, कौन कौन से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये मिलके मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये मिलके टोटल लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, यानी टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का 50% केवल माल्ट में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, म्यूकोसल क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और ये होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब सोचो, तुम सांस लेते हो, तुमने अगर सांस लिया है तो तुम सांस लेते हो तो कहाँ जाता है, पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, अरे ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, उसके बाद में क्या होता है, प्राइमरी ब्रांकियोल, सेकेंडरी ब्रांकियोल, एल्वुलाई। तो इसके पास पास में, जैसे साइड में तुम जब कोई चीज खाते हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी जीआईटी, तो यहाँ से बक्कल कैविटी से लेके ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो पूरी की पूरी जीआईटी ट्रैक्ट, इसके आसपास में जो भी लिम्फोइड टिश्यू, जैसे जीआईटी ट्रैक्ट में तुम्हारे यहाँ पास में जहां से जीभ स्टार्ट होती है ना, उसके दोनों किनारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स, क्या आते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो ये भी क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ही तो पार्ट हो गए ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास में जो भी आएंगे, जैसे हमने पियर्स पैचेज बताया, तो क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आगे, यानी मैक्सिमम। लेकिन अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कोई लिम्फोइड टिश्यू है, इस जगह पे हमारे थाई में, थाई बोन के अंदर कोई लिम्फोइड टिश्यू है, यहाँ पे कोई लिम्फोइड टिश्यू है, लिम्फोइड वेसल्स है,
इसका मतलब ये मार्ट में नहीं आएगा। अरे इस जगह पे हमारे हाथ में या हमारे पैर में कोई लिम्फोइड टिश्यू है, इसका मतलब यहाँ पे माल्ट नहीं आएगा। माल्ट कहाँ आएगा? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। समझ में है? तो सबसे तुम ध्यान से सोचो, ईयर कहाँ आती जाती है? अरे हवा कहाँ आती जाती है? हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। जो तुम खाओगे मैक्सिमम चांसेस पैथोजेंस का कहाँ जाने का है? तुम्हारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तुम कोई चीज कोई फूड खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हो सकते हैं। हो सकता है तुमने कोई भी चीज खाने के लिए उठाया, उसमें 10-15 बैक्टीरिया क्या 1000 बैक्टीरिया लगे हों और तुम खा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा बक्कल कैविटी और तुम्हारा स्टमक, ये सारी चीजें इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं? बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम कहाँ ज्यादा होना चाहिए? तुम्हारे इसी सेगमेंट में। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, बहुत बार क्या होता है कि वहां से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस जगह से इन्फेक्शन हो, समझ में है? तो ना हो तो इस वजह से वहां क्या प्रेजेंट होगा? लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होगा। और लिम्फोइड टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगे? डब्ल्यूबीसी के सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। समझ में आया क्या? अच्छा ये बताओ, लिम्फोइड टिश्यू तुमको अगर सिंपल भाषा में बताना हो तो कैसे समझ में आएगा? लिम्फोइड टिश्यू वो ऑर्गन है, ध्यान से सुनो, ऐसे बताना है। लिम्फोइड टिश्यू वो ऑर्गन है जहां पे इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। मतलब वो कंपनी है लिम्फोइड टिश्यू जहां पे बहुत सारे इम्यून सिस्टम वाले, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या, अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? डब्ल्यूबीसी के सेल्स। डब्ल्यूबीसी सेल्स का काम ही यही है, इम्यून सिस्टम को बनाना। उस इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी के बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं। इतना समझ में आता है ना? इसका मतलब सेल का फॉर्मेशन जहां हो रहा प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, और जहां मैच्योरेशन हो गए और जहां वो काम करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए आते हैं, वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू हो जाता है। अरे आया क्या? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम बता दो। दो चीज याद करके जाएंगे, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होगा, और स्प्लीन, स्प्लीन को रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू का काम होता है फिल्ट्रेशंस करना। बहुत सारे सेल्स का क्या करते हैं? फिल्ट्रेशंस करते हैं, प्यूरिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में डिफरेंस समझ में आया? ओरिजिन और मैच्योरेशन कहाँ होगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। फंक्शंस कहाँ जाके करते हैं या फंक्शनली एक्टिव कहाँ होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, पैथोजन से इंटरेक्ट कहाँ पे होंगे? किसी बैक्टीरिया से इंटरेक्ट होना हो तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यानी सारे सेल्स क्या होते हैं, एक बार स्प्लीन के पास में जाके गुजरते हैं। तो अगर स्प्लीन के पास में जाएंगे तो वहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ अगर कोई पैथोजन पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, वहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट बचा है क्या? खत्म हो गया? कितना हो रहा है टाइम बताओ एग्जैक्ट? 4:20। सर ने बोला ज्यादा पहले छोड़ दिया आपने। 5 मिनट बचे तभी छोड़ो। ठीक है, 5 मिनट बचे तभी छोड़ो। एड्स के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे तब जाएंगे। एड्स के बारे में बस सुनना है। हाँ बोलो। अगर मेल को है, ठीक है, तो आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर फीमेल को एड्स है, किसी भी फीमेल को एड्स है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि कभी कभी जब, अब ये भी डिपेंड करता है कि वो जो मेल है ना, जो फीमेल है, उस फीमेल के अंदर कितने ज्यादा वायरस हैं या वो किस स्टेज में है। अगर वो बहुत हाइयर स्टेज में है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो ज्यादा बीमार होगी, ज्यादा दिक्कत होगा, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरस बन चुके होंगे, तो प्रेगनेंसी भी नहीं कंसीव कर सकती है। लेकिन उस केस में जब बढ़ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं प्लेसेंटा से फीटस में चला जाएगा। तो उस केस में अगर मदर कैसे इन्फेक्टेड है एड्स से, ठीक है, उसके अंदर एड्स की बीमारी है, तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में एड्स होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये कौन बोलता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है क्रोमोसोम नंबर में बदलाव आना, और क्रोमोसोम नंबर बदल जाता है
ठीक है, और पेरेंट्स से, जिसमें पेरेंट्स के ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इन्फेक्शन के थ्रू, क्रोमोसोम नंबर से नहीं, गैमीट के फॉर्मेशन से नहीं, किसके थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। समझ में आया क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बार एड्स को रिकॉग्नाइज किया गया या आइडेंटिफाई किया गया कब? 1981 में। और 1981 में लिखा जाता है कि एड्स 25 सालों में, ठीक है, लगभग 25 ईयर्स में, यानी 1981 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया या सबसे पहली बार खोज किया गया। उसके 25 साल के बाद में लगभग 25 मिलियन लोग की डेथ हो गई, ठीक है। समझ में आया? उस समय 2000 के आसपास में या 1995 1996 के आसपास में एड्स से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा स्पीड में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 1981 में आइडेंटिफाई हुआ था। 10 साल तक भारत में तो लोग पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे करके जब बहुत ज्यादा संख्या में फैलने लगा तो सबसे जागरूक करने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे इसमें नॉन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट कर दिया। नुक्कड़ नाच वगैरह, नुक्कड़ नाटक वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए बताया कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इससे क्या होता है, कैंसर फैलता है। लोगों को जागरूक किया, क्या होता है, फिजिकल टच या ऐसे हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है, तो उनको समाज से बाहर मत करो। हो सकता है कि हम उसको गलत धारणा से देखते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर ब्लड चढ़ाने के या इंजेक्शन की नीडल से उसको एड्स हुआ हो, तो उसके करेक्टर पे हमको उंगली नहीं उठानी चाहिए कि नहीं इसका करेक्टर या इसके अंदर सेक्स से ही ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये सब सारी चीजें धारणाएं दूर करने के लिए नॉन ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ वगैरह काफी समय तक इसको क्या किए, प्रचार किए। अभी बंद हो गया है क्योंकि सारे लोगों को पता है कि मौत को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक बार एड्स हो गया तो ठीक नहीं होगा, दवा नहीं बनी है, तो डरते हैं लोग, ठीक है, तो उससे बचे हैं। स्प्रेड अब बहुत कम हो गया, लेकिन ये 20-25 सालों में लगभग 25 मिलियन लोग क्या हुए पूरे भारत में, अरे पूरे वर्ल्ड में मारे गए, ठीक है। एड्स क्या हुआ, अभी भी नहीं बनी है, लेकिन दवा आ गई है। हम क्या करते हैं, जैसे पहले 5 साल अगर जिंदा रहते थे, 2 साल रहते थे, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन क्यों नहीं है ये कल बताएंगे। लेकिन एड्स का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किस वायरस से होता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक चीज और बता दो, सिंड्रोम क्या होता है? सांगा सांगा, सिंड्रोम क्या होता है? लिख, हाँ लिखा मिल गया। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स जब तुम्हारे शरीर में दिखाई देने लगे, उसी को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज एक साथ होती हैं, क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। एड्स में सारी, एड्स डे कब मनाते हैं? नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करते हुए जाएंगे। एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है? उसके अगले दिन तो हमारा बर्थडे आता है। एड्स डे के अगले दिन बर्थडे मेरा पड़ता है 1 अक्टूबर। गलत जवाब। एड्स डे कब मनाया जाता है? नहीं पता? अरे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को, हाँ 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे। नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, याद रखेंगे। कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एड्स होगा, कैसे इससे बचेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है, कैसे स्प्रेड करेगा। चलो आराम से जाएंगे, इसको उठा